हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है और मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्यारे से क्यूट सा चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे वेलकम करता हूँ। आज आपके लिए मैं क्या लेके आया हूँ? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 23। लास्ट लेक्चर में हमने आपको फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स बताया था। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बच्चों। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए हम टाइम का लॉस नहीं करते, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं आज ग्राफ। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है तो ग्राफ हेडिंग लगाते हैं ग्राफ। ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है ग्राफ। आइए देखते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों। बच्चों इससे पहले लास्ट लेक्चर जिस बच्चों ने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि ग्राफ आप तभी बना पाएंगे जब आपको उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पता हो। पहले जो बेसिक्स है फ्रैक्शनल पार्ट का वो आपको पता हो तो ही आप ग्राफ बना पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ग्राफ वाली हेडिंग तो हमने लगा लिया, अब देखिए ध्यान से पढ़ते हैं ग्राफ क्या है भाई यहाँ पे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप ज़रा सा। ग्राफ बनाने जा रहा है तो ग्राफ बनाते हैं। आइए देखते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। ये 0, ये 1 है हमारा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और इधर भी बनाने को मन हो तो बना दीजिए। ये क्या है, 1 है, ऊपर बनाने को बना दीजिए, ऊपर जाने कोई मतलब है नहीं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या इसमें होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लें, फ्रैक्शनल पार्ट का अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ तो उनके वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग बनेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यूज़ क्या क्या लेनी होगी, आइए देखते हैं। अगर हमने फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल ये होता है, अगर हमने इसमें आई ले लिया, आई स्टैंड फॉर इंटीजर। आई को क्या बोल सकते हैं, इंटीजर है ना आई। अगर हमने फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर ले लिया तो हमेशा क्या देने वाला है, 0। इसका मतलब जितने भी नंबर लाइन पे आपको इंटीजर दिखाई देंगे, जितने भी इंटीजर्स नंबर लाइन पे यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चों आपको, उन सारी इंटीजर्स पर फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू है वो 0 होगी। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। नंबर लाइन पर जितने भी इंटीजर हैं बच्चों, यहाँ पे नंबर लाइन पर जितने भी इंटीजर आपको दिख रहे हैं उन पर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 होगी। क्यों? यहाँ पे देखिए मैंने जनरल टर्म ले लिया, आई फ्रैक्शनल पार्ट में ले लिया इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि 1 लोगे फ्रैक्शनल पार्ट में तो भी 0 आने वाला है, -1 लोगे आप फ्रैक्शनल पार्ट में तो भी 0 आने वाला है, 2 लेंगे आप तो भी 0 आने वाला है। तो आप देख क्या रहे हैं, जितने भी अंदर हम फ्रैक्शनल पार्ट के इंटीजर रख रहे हैं बच्चों, वो क्या देने वाला है, हमको 0 देने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि जितने फ्रैक्शनल पार्ट हैं उन सब पे 0 ही मिलने वाला है, हमको 0 ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा, है ना। तो 0 पे हमने डार्क सर्कल बना दिया क्योंकि 0 मिलेगा ही मिलेगा। किस पे, इंटीजर पे। तो अब आप मुझे बताइए कि अब हम 0 तो हमने रखा तो 0 मिला, 1 रखा तो 0 मिला, 2 रखेंगे तो भी 0 मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, 3, 4, इसी तरह -1, -2, -3, -4, कुछ भी रखिए आप, सबकी फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 आने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसको ग्राफ कैसे बनाते हैं बच्चों हम लोग, आइए देखते हैं। अब एक बार बताओ, हमने तो इंटीजर रखा तो 0 दे रहा है, पर हम कह रहे हैं इंटीजर ना रखें तो मतलब 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू रखें। 0 के और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो ग्राफ देखिए कुछ ऐसे बनता जाएगा। ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, ये देखिए कुछ ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ। ऐसा क्यों बना भाई, देखिए अगर आपने 0.3 रखा तो y क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.3 मिलेगी, यहाँ पे कहीं होगा 0.3। अगर आपने 0.5 रखा 0.5 मिलेगा, 0.6 रखा 0.6 मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमने 1 रख दिया फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, जैसे ही हमने 1 रखा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या हो गई, 0। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 रखने पर 1 नहीं आ रही है, 1 रखने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब जैसे ही हम 1 रखेंगे तो वो क्या देगा, क्या 1 दे देगा, नहीं 1 नहीं देने वाला है। इसलिए ये क्या देगा, वो 1 रखते ही वो 0 हो गया, इसलिए 1 पर हमने क्या लगाया, ओपन सर्कल। ओपन सर्कल का मतलब ये है कि अगर हमने 1 रख दिया यहाँ पे, अगर 1 रख देंगे तो 1 रखने पर y 1 नहीं दे पा रहा है, वो 1 नहीं दे रहा है, 1 पर रखने पर 0 हो गया, मतलब वो क्या हो जाएगा, जंप करके नीचे आ गया फिर से। यानी कि इसलिए हम बोल रहे हैं कि सब वैल्यू देगा, 0 से लेके 1 तक हर वैल्यू लेगा लेगा लेगा, पर जैसे ही हमने 1 रखा है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर तो 1 नहीं दे करके 1 पे देखो 0 दे दे, 0 मतलब फिर से नीचे आ गया, 0 मतलब फिर से यहीं आ गया। इसका मतलब क्या, 1 नहीं दे रहा है तो 1 को नहीं देगा कभी भी, इसलिए 1 पर हमने क्या लगाया, ओपन सर्कल।
ठीक है। उसी तरीके से फिर से 1 रखते ही क्या हो गया, 0 पे आ गया। देखिए 1 रखते ही ये यहाँ पे आ गया, वापस 0 पे आ गया। अब हमने सोचा कि चलिए 1 रखने में 0 पे आ गया, 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू रखते हैं। जब आप 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू रखोगे, 1.3, 1.4 कोई वैल्यू रखते हो, देखो 1.3 रखोगे अगर आप, तो भी क्या आएगा फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है वही फ्रैक्शनल पार्ट है। तो डेसिमल के बाद 3 लिखा तो इसको 0.3, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। पॉजिटिव अगर नंबर है तो ऐसा होगा, नेगेटिव नंबर है तो जो फ्रैक्शनल पार्ट के बाद, फ्रैक्शन के बाद, जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, अगर नेगेटिव नंबर हुआ पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको 1 में जोड़ना पड़ता है। फिर अगर नेगेटिव नंबर दिया हो तो फ्रैक्शनल पार्ट निकल के आता है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 22 में। आप हमारा वीडियो लेक्चर हमारे चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बच्चों। अच्छा, अब हमने 1 से 2 के बीच कोई वैल्यू रखी, 1 पे रखेंगे तो यहीं फिर आ गए, 1 पे रखा तो फिर हम यहीं आ गए। अब 1 और 2 के बीच कोई वैल्यू रखोगे तो फिर से क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन बढ़ने लगा। 1.3 रखा 0.3 आ गया, 1.3 रखा मतलब यहाँ पे कहीं है रखा 0.3 आ रहा है। 1.5 रखोगे तो 0.5 आ रहा है। फिर 1.9 रखोगे तो 0.9 आ जाएगा, 1.9 रखेंगे तो। लेकिन जैसे ही हमने 2 रखा, 1.9 के बाद जैसे ही हमने 2 रखा बच्चों, तो क्या होगा, जैसे ही 1.9 के बाद 2 रखा तो 2 रखते ही 2 थोड़ी ना देने लगा वो, 2 रखते ही क्या होगा, 2 रखते ही फिर 0 हो गया। यानी कि 2 रखने पर 2 जैसे ही रखा तो फिर 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है 2 भी नहीं दे रहा है, इसलिए 2 पर भी ओपन सर्कल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। हमने 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू रखी, ये दे रहा है। जैसे हमने 1 रखा तो ओपन सर्कल होगा। क्यों? क्योंकि 1 रखने पर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 नहीं आ रही, 1 पे इसलिए ओपन लगा है, ताकि क्योंकि हमें ये बता रहा है, इंडिकेट ये कर रहा है, ये ओपन सर्कल ये इंडिकेट कर रहा है कि 1 नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद 1 रखते ही 0 हो गया। 0 के बाद फिर हमने क्या किया, 1 से 2 के बीच वैल्यू रखा तो फिर से देने लगा। जैसे 2 रखा तो फिर 0 हो गया, फिर से 0 हुआ, फिर से जंप करके नीचे आ गया, फिर से ग्राफ यहाँ आ गया, फिर से यहीं से शुरू होगा। अब 2 और 3 के बीच जब रखोगे तो फिर 2 और 3 के बीच में देखिए ऐसे रहेगा। बात समझ में आ रही बच्चों आपको? फिर 3 और 4 के बीच में कैसे होगा, देखिए 3 और 4 में फिर ऐसे ही होगा। देखिए इस तरीके से बार बार ये प्रोसेस चलता रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे नेगेटिव में भी देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से देखिए बनता रहेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बनता रहेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों। आप बहुत अच्छे से इस बात को आप समझ सकते हैं बच्चों, आप समझ सकते हैं आप बहुत इजी वे में। देखिए ये ग्राफ बन गया इसका, है ना। अब आप ग्राफ बन गया तो ये हमारे क्या था, यहाँ पे 1 है तो 1 तो दे भी नहीं रहा है, 1 पर ओपन सर्कल लगा। देखिए 1 पर ओपन लगा तो हम इसको देखिए बच्चों ऐसे कर सकते हैं। देखिए तो 1 पर बनी ये वैल्यू हमको सिर्फ दे पा रहा है, ये क्या है हमारा, ये फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या है, यहाँ बोल सकते हैं 1 तो दे ही नहीं रहा है, ओपन है 1 पर, है ना। तो ये y इक्वल टू 1 है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, हमको इस ग्राफ से क्या समझ में आया कि हम इनपुट कुछ भी दे दें, x की वैल्यू कुछ भी रख दें, पर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 और 1 के बीच में बाउंड हो चुकी है। मतलब 0 और 1 के बीच में ही रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू बच्चों। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ से हमको एक बात पता चल गई कि फ्रैक्शनल पार्ट ही तो, यही तो फंक्शन हमारा y होता है, यही तो y है, फ्रैक्शनल पार्ट ही तो y है ना। वो 1 तक पहुँचाना है अगर मुझे, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, 0 1 के बीच में। 0 भी दे रहा है, 0 देखो कहाँ दे रहा है, इंटीजर जितने हैं उन पर 0 दे रहा है, मतलब 0 दे रहा है, पर 1 कभी नहीं दे पा रहा है। देखिए कुछ भी रख दे रहे हैं आप, 1 नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि y की वैल्यू जो y होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन 1 होगा। ये कंडीशन ये आप याद रखिएगा। जो y है यानी कि y यही पे, यहाँ y क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम बोल सकते हैं बच्चों 0 x y को फ्रैक्शनल पार्ट लिख दिया लेस देन 1, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 होगी। इक्वल टू का साइन देखो यहाँ लगा है, पर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है, 0 तो आ सकता है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, पर 1 नहीं आ सकती है कभी भी, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया हमने। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं ओपन इंटरवल मिल रहा है 1 पर क्या मिल रहा है, ओपन इंटरवल। देखिए ओपन सर्कल बनाया ना, तो मतलब ओपन इंटरवल मिल रहा है, इसका मतलब 1 नहीं दे पाएगा। जैसे ही 1 रखोगे जंप करके नीचे आएगा, 2 रखोगे फिर जंप करके नीचे आएगा, 3 रखोगे जंप करके नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि 0 दे रहा है। देखो 1 2 3 -1 -2 है ना, -3 कुछ भी ले लो, सब 0 देने वाला है ये, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 0 तो आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, पर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 से कम ही रहना है, 1 भी नहीं होगा, इसलिए इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, y की वैल्यू इसके बीच में, इसका मतलब रेंज हमारा इसका क्या मिल चुका है। रेंज इसका क्या होता है बच्चों, इसका रेंज क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 पर ओपन लगाएंगे, 0 पर क्लोज्ड इसलिए कि 0 पर इक्वल लगा है,
और इक्वल इसलिए लगा है क्योंकि 0 आ रहा है, देखिए 0 दे पा रहा है, पर 1 किसी कंडीशन में नहीं आएगा। 0.9999 आ सकता है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, पर 1 कभी नहीं आएगी। जैसे ही 1 रखोगे नीचे जंप करके नीचे आके 0 पे आ जाएगा, 2 रखोगे जंप करके नीचे आया 0 पे आ गया, 3 रखोगे जंप करके नीचे आ गया 3 रखोगे, है ना भाई। तो ये हमारे पास आ गया, तो रेंज इसका ये आ चुका है भाई। आपको ये याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हालांकि अभी प्रॉपर्टीज़ में बताऊंगा तो उसमें भी ये चीज़ प्रॉपर्टी ही है एक तरीके से, ये एक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है इसके फ्रैक्शनल पार्ट को, तो प्रॉपर्टी मैंने फिर बताऊंगा आपको इसको, ठीक है। तो रेंज ये हो गया। डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन में आप देख रहे हैं आप कुछ भी रख रहे हैं, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। डोमेन आप कुछ भी रख रहे हैं, देखिए ये रेंज हो गया, वो रेंज हो गया 0 से 1। तो आपको ये दिमाग में रखना है, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज हमेशा 0 से 1 होता है। 0 से 1 होने का मतलब 0 तो होगा ही जो होगा, हो सकता है 0 हो या 0 से बड़ा हो, पर 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, 1 से कम होगा। इसलिए 0 पर इक्वल टू है, 1 पर इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं भाई, हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कल हमने बताया था, आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, है ना। अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 1 रख दी, अगर x की वैल्यू 1 रख दी तो बताइए, अगर x की वैल्यू 1 रख दी तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू इसमें, ये तो हमारा क्या है फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि y है, ये है ना, y है, तो y इज इक्वल टू यानी कि ये हो गया भाई, इसी को तो y बोलेंगे ना। अच्छा, x की वैल्यू 1 रखो तो 1 रखो, क्या होगा, इस x को तो x ही रहने दिया मैंने, इसके अंदर 1 लिख दिया। 1 लिखोगे तो कितना आएगा बाहर, x माइनस 1 आ जाएगा। यानी कि इस ये फॉर्मूला क्या, ये हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू x माइनस 1, किसके लिए, x जब 1 होगा, x जब 1 होगा, यानी कि जो ये वाला पोर्शन इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इस वाले को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इस वाले को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। इस वाले को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, है ना भाई। इस तरह इस वाले क्या लिखोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसको क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसको क्या लिख सकते हो भाई, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, x प्लस 4। ऐसा हमने क्यों लिखा, आइए हम समझते हैं इस बात को। एक बात बताओ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये लाइन कौन सी है, पहली वाली y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 लाइन है। क्यों x माइनस 1 लाइन है, क्यों, क्योंकि ये 1 पर 0 हो रहा है। देखो x की वैल्यू यहाँ 1 रखो, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, y 0। यानी कि ये जो हमने लाइन खींचा है 0 1 के बीच में जो है, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। क्यों, क्योंकि x 1 रखने पर 0 मिल रहा है, x को 1 रखा, x यानी कि 1 लिया, 1 रखेंगे तो क्या आ गया, 0 दे रहा है, वापस यहाँ आ गया, है ना। उसके बाद y इज इक्वल टू ये कौन सी लाइन है, x माइनस 2 की, मतलब यहाँ 2 रखना पड़ेगा। तो ये कौन सा, ये है, देखो ऐसे का 2 रखो, 2 माइनस 2 y 0 मतलब देखिए ये बढ़ रहा है, जैसे 2 रखा नीचे आ गया। फिर आपने 2 और 3 के बीच कोई वैल्यू लेकर बढ़ रहा है, जैसे 3 रखा, 3 पहुंचा तो ओपन इंटरवल यानी कि फिर नीचे आ गया 0 पे, फिर बढ़ रहा है, फिर 4 पे 0 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ है, इसी चीज़ को यहाँ पे भी दिखा सकते हो आप लोग। अगर x की वैल्यू आप -1 लीजिए, यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप -1 लेते हैं सपोज करिए, तो बताइए फॉर्मूला क्या बनने है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या -1 ले रहे हो। अब बताओ x माइनस रहने तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होता है, और बाहर -1 के बाद +1 हो गया। देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ गया कि नहीं। -1 लेने पर जैसे आपने -1 रखा तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, x प्लस 1 बन गई, उस फॉर्मूले से ही, जो हम जानते हैं जनरली फॉर्मूला, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए -1 रखने पर इस बार अब ये 0 होगा, -1 रखने पर देखो -1 पे भी 0 दे रहा है, -1 पे भी नीचे है ग्राफ, -2 पे भी देखो यहीं पे है, फिर आगे बढ़ता गया ना, बाद में बढ़ता गया, -2 पर तो 0 पे है, -3 पर भी देखो 0 पर है। तो इसका मतलब ये सब क्या है, -3 पे ये 0 होगा, -2 पे ये वाला 0 होगा, -4 पे ये 0 होगा, इसलिए 0 पर ही है। इसलिए हम इसको समझाना चाह रहे हैं आपको। खैर ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको नहीं समझाना चाह रहे हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 1 नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे 1 रख दिए। भाई यहाँ पे 1 रख सकते हो, 1 माइनस इतना करके तो 0 ही तो आएगा कुल मिला। हमारा मोटो क्या है भाई, मोटो ही बताना चाहता हूँ कि मैं जनरल इक्वेशन में इसको लेके आ रहा हूँ, इसकी वैल्यू रख के निकाल लिया x। अब यहाँ पे भी तो देख रहा हूँ x की वैल्यू 1 रखोगे तो 0 आ रहा है कि नहीं। तो चाहे इक्वेशन में दे दो, चाहे यार डायरेक्ट x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखो तो भी 0 आएगा। मैं ये बताना चाह रहा था इक्वेशन के फॉर्म में इसको, ठीक है भाई। तो इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है भाई, बस थोड़ा सा ग्राफ समझना है कि क्या है ग्राफ बारे में क्या है, बस थोड़ा सा, बस मैं चाहता हूँ कि आपको ग्राफ समझ में आ जाए, ठीक है भाई। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम अब बढ़ते हैं आगे, प्रॉपर्टीज़ पर पहुँचते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ अगर आपको आ गई तो क्वेश्चन तो आप ईजी वे में जरूर लगा पाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, जैसे कि हमने बताया था प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं, आइए फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट।
तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बच्चों। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हेडिंग तो हमने लगा चुका है भाई। देखिए पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है फ्रैक्शनल पार्ट की बच्चों, वो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, प्रॉपर्टीज़ क्या है नहीं देखते हैं भाई। देखिए किसी नंबर को देखिए हम ये लिख सकते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि हमने कल सिखाया था आपको, किसी नंबर को एग्जांपल देके समझाया था, है ना। किसी भी नंबर को हम ये लिखा जा सकता है, जैसे हमने बोले नंबर हमारे पास है 2.54 सपोज करिए, ये हमारे पास क्या एक्स की वैल्यू है, इसको क्या लिख सकते हो 2.54 को 2 लिख सकते हो प्लस 0.54, क्या ये लिखा जा सकता है। अब यही बताइए ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ही तो है, और ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ही तो है भाई। फ्रैक्शन के बाद की वैल्यू ले रहे हो ना ये, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये आपका क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो देखिए किसी नंबर x को 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर दिया, इसलिए लिखा जा सकता है। इसी को और कैसे लिख दो, अगर मैं यहाँ से बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताओ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से क्या मिलेगा, ये निकालना हो तो x में से फ्रैक्शनल पार्ट को माइनस कर दीजिए, x माइनस x में से फ्रैक्शनल पार्ट को माइनस कर दीजिए। और अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू बतानी हो यहाँ से, तो x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर को माइनस कर दीजिए बच्चों। तो ये पहली प्रॉपर्टीज हो गई। सेकंड प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों हमारे पास, हाँ देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1, मतलब 0 और 1 के बीच में होती है बच्चों। यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो गया। अभी हमने ग्राफ देखा था ना, ग्राफ में देखा नहीं था 1 से ज़्यादा नहीं हो रहा था, 0 1 के बीच में ही वो लाई कर रहा था, 1 भी नहीं दे रहा है, इवन वो 1 भी नहीं दे पा रहा था, है ना बच्चों। तो अब बताओ आप लोग यहाँ पे, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 1 के बीच में, इसी को और एक्सप्लेन करते हैं, मतलब क्या लिख सकते हो, 0 होगा या 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, एंड क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट को दोनों को अलग अलग डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग, क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। ये हमने इसी को एक्सप्लेन किया सिंगल बाय सिंगल, इसको एक बार ले लिया, इसको एक बार, दोनों को अलग अलग दिखा दिया। इसका ये मीनिंग है, इसके बीच रहने का मतलब 0 से बड़ा या बराबर होगा, 1 से छोटा या 1 से छोटा ही होगा, है ना भाई। अच्छा ये हमारे पास हो गया। अब इससे और अच्छे से डिस्कस करते हैं, स्टार बना के, दूसरी प्रॉपर्टी में स्टार बना के और डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए इफ़ अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 हो जाए तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x फ्रैक्शनल पार्ट। अब बताओ, अभी भी मैंने आपको सिखाया है, थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 कब होगी, जब x इंटीजर होगा, है ना। तो x इंटीजर होना चाहिए, इसलिए आप बोल सकते हैं x क्या होगा, तब इंटीजर होगा, इसको बोल सकते हैं इंटीजर। अगर x इंटीजर होगा तो हमेशा उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा, है ना, क्योंकि इंटीजर में कोई फ्रैक्शन नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, है ना भाई। अच्छा इसी में दूसरा वाला स्टार डिस्कस करते हैं भाई। अगर इफ फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना हुआ तो क्या होगा, और अच्छे डिस्कस करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा तो x को इंटीजर होना ही पड़ेगा, तभी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 होगी बच्चों। लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 नहीं हुई, अगर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 नहीं हुई तो क्या हो सकता है, तो क्या x इंटीजर होगा, क्या नहीं। अब इंटीजर नहीं हो सकता है x, क्यों, क्योंकि इंटीजर नहीं है, तभी तो फ्रैक्शनल पार्ट उसका 0 नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर बताया कि 0 फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब x इंटीजर होगा तभी 0 आ रही है। पर यहाँ तो बोल रहा है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब 0 नहीं है तो है क्या, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब x जो होगा वो इंटीजर नहीं है, तभी तो नहीं होगा। तो x इंटीजर नहीं है तो बताओ यहाँ पे x फिर होगा क्या, अगर x इंटीजर नहीं है यहाँ पे तो x होगा क्या। तो देखिए x यहाँ पे क्या होगा भाई, रियल नंबर माइनस इंटीजर। ये बात समझ भाई, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 नहीं है ना बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीजर नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रियल नंबर में से इंटीजर वाले को भगा दो, रियल नंबर वाले में से इंटीजर वाले को निकाल दो, क्योंकि इंटीजर यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि वो 0 नहीं हो रहा है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू। इसका मतलब x की जगह पे इंटीजर अलाउड नहीं है, इसकी जगह सिर्फ रियल नंबर अलाउ है, पर इंटीजर वाले माइनस कर दो, यानी उसको भगा दो। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ r माइनस आई मतलब रियल नंबर में से इंटीजर माइनस कर दिया, इसको क्या बोल दीजिए, रियल है, ये रियल नंबर, ठीक है भाई। ये क्या है हमारे पास, रियल नंबर, और आई क्या है हमारे पास, इंटीजर। ऑलरेडी ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ भाई, ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है।
अच्छा, तीसरा स्टार यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ तीसरा स्टार के बारे में भाई। तीसरा स्टार में क्या हो रहा है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू x, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा। अरे भाई, अगर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाए तो भी तो आप यही कहेंगे ना कि 0 नहीं है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। देखो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब 0 नहीं है। यहाँ इक्वल टू का साइन तो है नहीं, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से बड़ी है। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो 0 नहीं होगा। ऑब्वियस बात है, फिर से मिल रहा है और फिर से एक फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं मिल रहा है। इस वाले कंडीशन में भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 तो नहीं हो रहा है ना, तो इस बार फिर से आप बोल सकते हैं कि जो x होगा फिर से अगेन यू विल गेट द सेम थिंग। क्या मिल रहा है आपको, x जो होगा r माइनस आई होगा, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है। बात समझ में आ रही बच्चों। अच्छा, अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। भाई ये पहली दूसरी बताया, दूसरे में इतना केस हमने समझा तो डिटेल करना चाह रहे थे दूसरे को। अब तीसरी वाली बात आती है बच्चों। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या बताती है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x प्लस माइनस m कर दें हम, तो हमेशा क्या आने वाला है, वो x आने वाला है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। जहां पे m क्या है, वेयर m क्या है, m बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप ही खुद बताइए मुझे, आप खुद बताइए, मैं एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ, नहीं तो आप अभी बाद में कहेंगे कि सर एग्जांपल भी नहीं समझाए, ऐसे ही प्रॉपर्टीज बता दिए। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं बच्चों हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, कोई भी वैल्यू ले ली। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया x की वैल्यू 0.3 ले लिया और प्लस कर दिया हमने 5। अगर हमने इसमें 5 कर दिया तो कितना बन गया, ये कितना बन गया, 5 कर दिया तो 5.3 बन गया। अब आप मुझे बताओ फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 5.3 आ गया। 5.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0.3 तो होता है। तो जो आपने मतलब इसमें आपने 5 जोड़ा था, इसका कोई इफेक्ट पड़ा क्या, फिर से 0.3 ही दे रहा है लास्ट में। इसका मतलब ये है 5 रखो या 5 घटा दो, अगर 5 घटा भी देते हो तो भी फ्रैक्शनल पार्ट में कोई असर पड़ेगा क्या। इसका मतलब क्या है, आप इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट, कोई भी नंबर है, अगर उसमें हमने कुछ नंबर ऐड कर रहे हैं, वो ऐड वाला नंबर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए हमेशा। यानी 5 4 3 2 -4 -5 इंटीजर होना चाहिए। तो कोई भी इंटीजर जब किसी नंबर में जोड़ते हैं तो पहले उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो था, जोड़ने के बाद भी फ्रैक्शनल पार्ट वही आएगा। तो इसका मतलब जोड़ने का तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। इसका मतलब ये है भाई, मैं यहाँ बता रहा हूँ एक्स में कोई भी इंटीजर जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, हमेशा एक्स ही आएगा। यहाँ पे वही बता, 0.3 में कुछ भी जोड़ घटा दो 0.3 ही आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, जहाँ पे बस आपको यही समझना है थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई प्रॉपर्टी में। तो यानी कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी नंबर ऐड है, इंटीजर वाला फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी इंटीजर नंबर ऐड है, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होगा, जो जिसमें ऐड हो रहा है वही नंबर वापस आ जाएगा। वो ऐड वाला नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में यहाँ देख लिया है बच्चों। ये थी प्रॉपर्टीज़ नंबर 3। इस पर बहुत ही सुंदर सवाल है, पर मैं अभी सवाल कराऊंगा नहीं, मैं पहले प्रॉपर्टीज़ बता देना चाहता हूँ, उसके बाद सवाल हम लोग कराएंगे। बहुत ही अच्छा प्यारा सा सवाल पूछा है जेईई मेंस ने। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 बच्चों क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 4 ये भी प्रॉपर्टीज बताई जाती है कि m और x दोनों नंबर अगर यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करके उसका हमने फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया मल्टीप्लाई करने पर, तो वो हमेशा इक्वल नहीं होगा। m को अगर बाहर कर देंगे तो उसके इक्वल नहीं आता है बच्चों। 5वीं प्रॉपर्टी क्या बताई जाती है हमको, अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर हमने क्या लिखा, x की पावर में अगर हमने m लिया है फिर फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया उसका, तो कभी भी बराबर नहीं होगा x के फ्रैक्शनल पार्ट लेने के बाद पावर m के, है ना। ये और जो 6 प्रॉपर्टी है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपके लिए, ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है और एक ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है बच्चों। और एक लास्ट में 6 नंबर प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो फर्जी है, बाकी सारी प्रॉपर्टी तो फर्जी पढ़ाई है मैंने, फर्जी उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, एक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कुल मिला जुला के इतनी प्रॉपर्टी है, तो बहुत सारी और भी बुक्स वगैरह भी और भी जगह बहुत सारी होती है, लेकिन कोई सेंस नहीं है। केवल 3 या 4 प्रॉपर्टीज मुश्किल से यूज़ होनी है बच्चों। वो 4 प्रॉपर्टी कौन सी, ये तीसरी वाली और 6 वाली, ये चारों दिमाग में जरूर रखिएगा। बाकी सब भूल जाइए आप चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर ये चारों मत भूलिएगा, इन्हीं पर तो सवाल आते हैं मेंस और एडवांस में।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 बच्चों, बहुत टाइम का लॉस नहीं करते, जल्दी से करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या प्रॉपर्टीज बताती है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या क्या होती है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x है और वही फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर माइनस एक्स कर दीजिए, दोनों का सम करते हैं भाई, ये सम है ना, ये क्या है, सम का साइन है, दोनों को जब सम करते हैं भाई तो हमेशा क्या हो, ये डिपेंड करता है कि x क्या है यहाँ पे। अगर x इंटीजर हुआ तो आई मीन जगह नहीं है बच्चों, मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा अच्छा सा जगह लेके मैं बताना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा और छोटा लिख दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी बच्चों, हमको थोड़ा सा इसको बॉर्डर लाइन बना दूँ ताकि इधर का इधर वाले सिपाही इधर ना भागने पाए, है कि नहीं बच्चों, इधर वाले इधर ना भाग जाए तो दिक्कत होगी फिर बाद में, जवाब हमें ही देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 प्रॉपर्टी क्या है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट x है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि x क्या है। यहाँ पे x प्लस और माइनस दोनों को ऐड कर रहे हो ना फ्रैक्शनल में, पर ये x है क्या, यहाँ पे दो बात आएगी, या तो x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x इंटीजर है, दूसरी बात x जो होगा इंटीजर नहीं है। तो x इंटीजर होगा तो क्या देगा रिजल्ट, अगर x इंटीजर मतलब दो रख दो, दो इंटीजर होता है, दो रखो, दो का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है ना, दो का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0 रखो, और यहाँ पे -2 का भी 0 प्लस 0 यानी 0 आ रहा है। यानी कि अगर x की वैल्यू इंटीजर लोगे और दोनों को जोड़ो, इसमें रखोगे इंटीजर, x की जगह यहाँ पे +2 रखो, यहाँ पे भी -2 रखोगे, माइनस पहले से है ना, यानी x + 2 रखो -2, तो दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट का जो सम आएगा वो 0 हमेशा आएगा। कोई भी इंटीजर ले लो, चाहे 5 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो या माइनस में ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, सबका हमेशा सम 0 आएगा अगर वो इंटीजर है x तो। अब x इंटीजर नहीं है तो क्या देने वाला है, अगर x इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे समझ लो, पहले मैं एग्जांपल देकर समझाते रहो। अगर x इंटीजर था यानी कि 2 माइनस भाई 2 है, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस -2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया, दोनों का 0 + 0 यानी 0 आ रहा है, देखो 0 दे रहा है, 5 6 कुछ भी ले लो। लेकिन अगर x इंटीजर है बच्चों, अगर x इंटीजर नहीं है, सॉरी x इंटीजर नहीं है, x इंटीजर नहीं मतलब कुछ भी ले लो, जैसे हमने देखो हमने ले लिया 2.3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा -2.3 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ बच्चों 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट जो फ्रैक्शन के बाद वाला है क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट वाला कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.3 आ गया, प्लस अब माइनस वाले का फ्रैक्शनल पार्ट बताने के लिए पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं लिखते हैं, मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में भाई, है ना। तो माइनस के बाद वाला नंबर में माइनस लगा है तो इंटीजर वाले को हटाओ, -0.3 1 जोड़ो, कितना आ जाएगा 0.7 आ गया। ये बताया हूँ मैं, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया ना तो वहाँ जाके देखिएगा हमारा इससे पहले का लेक्चर नंबर 22। तो बताओ 0.7 0.3 कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर जो x है अगर वो इंटीजर लिए जाए तो दोनों को सम 0 आएगा, और जो x है अगर वो इंटीजर ना लिए जाए मतलब फ्रैक्शन वाली कोई वैल्यू ली जाए, इंटीजर ना लिए जाए तो उसका सम हमेशा 1 आता है। तो आपको ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मैं बॉर्डर लाइन बंद कर दूँ, ये दोनों का सम 2 भाग में डिफाइन है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई है, तो आपको ये प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी 1 2 3 6 ये 4 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट मैं बता नहीं सकता बच्चों आपको, ठीक है। तो चलिए ये आप कर लीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपसे फिर से इसी भी टॉपिक के साथ मिलूंगा, पर इस बार टॉपिक को नहीं, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, यानी कि सवाल लगवाऊंगा, क्वेश्चन लगवाऊंगा, आपको अच्छे सुंदर सवाल लगवाऊंगा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी करवाएंगे हम आपको, ताकि आपका जो है फ्रैक्शनल पार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो सके बच्चों। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।